नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार मेरा गांव मेरा शहर के लिए हर एक गांव आपको लेकर चलती हूं। फिलहाल हरियाणा के गांव में आपको शेयर करवा रही हूं। इस बार हरियाणा का धानावास गांव आपको लेकर चलूंगी। चलिए आज धानावास गांव की कहानी आपको सुनाते हैं। इस गांव में क्या खास है, इस गांव की क्या खासियत है, इस गांव में कितना विकास हुआ है, इस गांव में सरपंच ने कितना काम करवाया है, या इस गांव के वोटर कितने जागरूक हैं, या यूं कहें इस गांव में कोरोना का कितना असर पड़ा है। हर एक छोटी बड़ी बात आज मैं आपको बताने वाली हूं। लगातार आप देखिए, गांव से शहरों तक की जो कहानी है वो समझने की पूरी कोशिश। इसी सिलसिले में धानावास में कहते हैं कि 2500 से 3000 आबादी है, 1200 से 1300 वोटर हैं, 600-700 से आसपास घर बताए जा रहे हैं। यानी धानावास गांव जो है एक छोटा सा गांव है। उस छोटे से गांव में कितने काम करवाए गए हैं वो जानने के लिए आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि शहरों से हमारे गांव कितने खूबसूरत होते हैं। चलिए मेरे साथ। धानावास गांव में एंट्री करते ही सबसे पहले नजर पड़ती है बाबा झोंपड़ी वाले। चलिए आपको बाबा झोंपड़ी वाले के दर्शन करवाते हैं। कहते हैं इस गांव को लोग धानावास से कम और बाबा झोंपड़ी वाले से ज्यादा पहचानते हैं। सरपंच जी हमारे साथ है, इस गांव के सरपंच जी हैं, तो क्यों ना सरपंच जी को भी हम साथ में लेकर आए हैं और पूरे गांव की कहानी सरपंच जी की जुबानी सुनाएंगे। बाबा धानावास गांव की अगर हम बात करें, धानावास गांव में बाबा झोंपड़ी वाले कहते हैं कि एक ऐसे साधु संत थे जो यहाँ पर आए, रुके और उसके बाद इस गांव की जो परंपरा है, इस गांव का नाम जो है बाबा झोंपड़ी वाले के नाम से हाँ प्रसिद्ध हो गया। तो बताइए पहले ये बाबा झोंपड़ी वाले गांव, क्योंकि पीछे झोंपड़ी भी है, तो झोंपड़ी वाला नाम क्यों पड़ा? वो बाबा वो पहले झोपड़ी में रहते थे इधर, उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया बाबा झोपड़ी वाले बाबा। हाँ जी। आप सरपंच जी हैं यहाँ के, लेकिन कहते हैं कि इस गांव को धानावास के साथ साथ बाबा झोंपड़ी वाला गांव भी जाना कहते हैं। 12 गाँव का मंदिर है जी, बाबा झोपड़ी वाले के नाम से 12 गाँव की मान्यता है इसमें। अच्छा, हाँ जी, 12 गांव की मान्यता है यहाँ पर। तो क्या यही झोपड़ी है जहाँ पर बाबा रहते? हाँ जी, ये सामने ये झोपड़ी अब पक्की कर दी। पहले तो ये झोपड़ी पुरानी थी और छोटी थी, अब इसको नया रूप दे दिया गया है इस झोपड़ी को। पहले जो गुरुजी थे, हमारे बड़े गुरु थे बाबा झोपड़ी वाले के नाम से जो ये समाधि बनी हुई है, उनके जो सेवक थे वो अंदर बेसमेंट में यहाँ एक गुफा है, उस गुफा में साधना करते थे और ये कच्ची झोपड़ी हुआ करती थी, बहुत छोटी सी। क्या ये दिखा सकते हैं आप? हाँ, वो दिखा सकते हैं। तो बाबा झोंपड़ी वाले के नाम से इस गांव को जानते हैं, तो हम बाबा झोंपड़ी के दर्शन तो करेंगे साथ ही साथ, लेकिन पहले देख लेते हैं। कहते हैं कि बाबा इस गुफा में पूजा करते थे, साधना करते थे, ध्यान करते थे और उसके बाद इस गांव में ही बाबा ठहरे थे। ये झोंपड़ी बाबा की है और मंदिर बना दिया गया है बाद में, बहुत खूबसूरत। 7 गांव का एक मंदिर है, 12 गांव का एक मंदिर है। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको ये भी दिखाते हैं। बाबा झोंपड़ी वाले में जब आते हैं तो कहते हैं कि बाबा जी इस गुफा में साधना करते थे और मेरे साथ गुरुजी भी हैं। गुरुजी आइए। गुरुजी, 350 साल पुरानी ये गुफा है, इतनी छोटी छत है और अब मैं कहूँ कि कितना, अगर कहें 350 साल पुराना बताया जा रहा है। हाँ, इसमें हमने जैसा जानने का प्रयास भी किया इसमें काफी। और ये बाबा सेवा गिर जी महाराज रहते थे, जो हमारे दादा गुरु जी, और उससे पहले बाबा सुषेण गिर जी महाराज यहाँ रहते थे, जो बाबा झोपड़ी वाले के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे ही एक हमारा आश्रम खोरी में है जो इधर पड़ता है रिवाड़ी से आगे, वो भी बाबा झोपड़ी वाले के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ बाबा सूरज गिर जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों गुरु भाई माने जाते थे, बाबा सुषेण गिर जी और बाबा सूरज गिर जी महाराज। बिल्कुल। तो यहाँ चेतन समाधि है बाबा जी की, जो बाबा सुषेण गिर जी महाराज हैं, तो बाबा झोपड़ी वाले के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे कई सारे गांव जो इनको मानते हैं, लगभग 14 गांव तो यही मानते हैं। और बाबा जो सुखचैन गिर जी महाराज हैं, बाबा सूरज गिर जी महाराज हैं, जो बाबा झोपड़ी वाले के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे भी 64 गांव जानते हैं, इनको मानते हैं। 64 गांव मानते हैं, पूजते हैं और कहते हैं कि बड़ा चमत्कार है यहाँ का।
इस जमीन का, इस मिट्टी का, इस धाम का भाव है। ऐसी मान्यता है यहाँ पे जोड़ में यहाँ की मिट्टी छाटते हैं तो उनकी मान्यता जो मन में, लोगों के मन में धारणाएं होती हैं, जैसे हमारा इतिहास इस चीज़ को मानता है कि गुरु लोगों का आशीर्वाद मिले, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले, तो वो सब है कि जब हम वहाँ से मिट्टी छाटते हैं, पहले पुरानी प्राचीन वो चलती आ रही है परंपरा, तो उसके अनुसार जो लोग निकालते हैं तो उससे उनकी मान्यता पूरी हो जाती है। जैसे मन में कईयों की भावनाएं रहती हैं कि भगवान से कुछ प्रार्थना करें कि हमारी ये मान्यता पूरी हो जाए, संतान नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, कोई काम नहीं जाता, तो ये छोटी छोटी चीज़ों से जब हम आस्था भाव रखते हैं कहीं, तो ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, और उसी आस्था के साथ ये 350 साल पुरानी गुफा है। इसी गुफा से हम आपको कहते हैं कि ये देखिए बहुत पुराने जमाने की बाबा साधना करते थे, जो जिस तरह ये सामान है उनका, ये बहुत पुराना है। हाँ, ये सब पुराना ही है और एक्चुअल में मेंटेनेंस वगैरह मेंटेन नहीं हो पाता, तो इसलिए सब है। हाँ। और ये सब पुराने समय के ही सब उनका वो रखा हुआ है। हाँ। तो इस चीज को धीरे धीरे चल रहा है प्रयास, कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट। बताइए, ये बहुत छत वगैरह देखकर, चीजें देखकर की रंगाई अभी थोड़ी बहुत कर दी है, बहुत पुराना है। करा है, डेकोरेशन वगैरह तो करते ही है, थोड़ा रिपेयरिंग वर्क भी जरूरी होता है, क्योंकि पहले लाइटिंग भी नहीं थी यहाँ, तो सब जगह मिट्टी गड्ढे थे बहुत बड़े बड़े, तो उनको सब रिपेयरिंग करा हमने। लोग देखने आते हैं गुफा? हाँ बिल्कुल आते हैं, जो जिन लोगों को बांधो। इस धुने का बहुत महत्व है, ये बहुत चमत्कारी है। ये हमारे जो महाराज जी थे, ये बाबा सेवागिरी जी महाराज के नाम से बहुत इन्होंने तपस्या की है। यहाँ पे इन्होंने, महाराज जी ने गुफा में तपस्या करते थे, तो यहाँ से ना, अब तो बंद कर दिया गया, तो यहाँ से ना देखो इधर से रास्ता है, तो जब वहां से ना ऊपर से कभी उनको खाने पीने की जो व्यवस्था कुछ लोग करते थे, तो वो वहीं से ही आता था, बाकी वो वहीं रहते थे बिना कुछ खाए पिए कुछ समय तक। कई सालों तक यही अंदर गुफा में साधना करते रहे। काफी समय तक उन्होंने तपस्या करी, उसमें ना अन्न छोड़ देना, काफी लंबे टाइम तक वहां पर रहना, इस तरीके से उनका। बिल्कुल, ये देखिए बहुत इस गांव की अगर बात करें, बाबा झोंपड़ी वाले, तो यही वो बाबा है जिन्होंने साधना 350 साल की, और उसी आसपास के जितने भी आश्रम मंदिर हैं सब बड़े अच्छे से जानते हैं बाबा सेवागिरी जी महाराज को। बाबा झोपड़ी वाले नाम से प्रसिद्ध है इधर ना, और बहुत मान्यता। इधर ये जो गुफा आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो टाइलें हैं, ये ईंटें हैं, ये क्या है? ये एक्चुअल में क्या है कि जब धुने में भभूति डालने, हाँ, भभूति इकट्ठी जाती है, तो उनको इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए ये सब चीजें हैं। तो ये सारा सामान बहुत पुराने जमाने का है ना? हाँ, ये सब उनके ही थे जब उस समय में। तो ये जब अब आप देखेंगे ये कमंडल, ये आज के समय में ऐसे कमंडल दिखने में नहीं मिलते, बाजार में भी नहीं मिलते। देखिए, आपने फिल्मों में देखा होगा, साधु संतों के पास देखा होगा, लेकिन ये आप देखकर हैरान हो जाएंगे, 350 साल पुराना है ये। तो मुझे लगता है ऐसी चीजें हम लोग जब देखने के लिए जाते हैं तो इतिहास होता है इन चीजों में कि ये हमारे पुराने जमाने का है। रिपेयरिंग वर्क किया है इसके अंदर, टाइल्स वगैरह जो पहले आपने देखी होंगी, ब्रिक्स होती थी, छोटी छोटी ब्रिक्स, जो पुराने समय में देखने में मिलती है। मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, और पहले आसपास कोई मंदिर नहीं थे गाँव वगैरह में, सिर्फ यही जानने में मिलता है। बिल्कुल गुरुजी, बहुत प्राचीन मंदिर है। और मैं अगर यहाँ पर थोड़ी एक आध चीजों से बताएंगे, हाँ, ये विचित्र शंख दिखने में आते हैं, हाँ। ये कभी शंख आपने ऐसे देखे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखिए 350 साल पुराना, अगर आप कहेंगे बड़ा विचित्र, जिसे कह रहे हैं कि हमने बहुत छोटे वाले शंख देखे थे, ये भी, हाँ, ये पुरानी धरोहर है, ये पुरानी चीजें हैं, ये वो इतिहास है जिसे आज संजोकर रखा है, लोग इसे समझते हैं। और 350 साल पुराना, यानी बाबा झोपड़ी वाले ने पूजा साधना, हाँ, इतिहास एक ऐसा है, गुरुजी का कहना है कि बहुत पुराना है, जिसमें हम समय भी निर्धारित नहीं कर सकते। अब देखिए, ये भी शंख है, देखिए ये भी शंख है ऐसा। हाँ, महाभारत में कई प्रकार के शंख बजाए, पंचजन्य शंख बजाए, जी, कुछ बजाया। तो इसी प्रकार से शंखों का भी अलग अलग महत्व है। जब रामायण, इसमें रामायण में, महाभारत में जब भी कभी युद्ध की घोषणा या कुछ किया जाता था, तो उस समय में शंख से घोष किया था, शंख ध्वनि से, जैसे पूजा पाठ में भी हम सब करते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के शंख यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए, ये एक शंख यहाँ पे आप हाथ में देख रहे हैं, ये शंख है, अलग अलग रूप है इनके। ये या तो समुद्र में मिलते हैं, महात्मा लोगों ने कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए हैं, इसको हम तो बता क्या सकते हैं।
अब देखिए ये इस प्रकार के शंख हैं। ये विचित्र विचित्र देखने में मिलता है उनकी। तो जो इस गांव की कहानी हम जब आए करने के लिए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाबा झोंपड़ी वाले के नाम से इस गांव को जाना जाता है। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बाबा झोंपड़ी वाले महाराज जी जो हैं 350 साल से भी ज्यादा समय हम कह सकते हैं साधना तपस्या से उन्होंने घोर तपस्या की और परमात्मा की सिद्धि पाने के लिए, और आज उन्हें लोग पूजते हैं, उन्हें माना जाता है। और उनकी द्वारा यदि घर में कोई भैंस वगैरह गाय भी दूध भी नहीं देती ना, सिर्फ उनके निमित्त ना कुछ पैसे निकाल कर रख देते हैं पूजा में कि प्रभु ये गुरु महाराज ये तो हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये कईयों की मान्यता है, मान्यता है, जुड़ी हुई है और बहुत प्राचीन है ये। रिपेयरिंग हो चुका है, लेकिन ये सब ये टाइले जो सिस्टम था ये ऊपर देखें आप, जो ये पूरे पुराने समय की छत है। तो ये पुराने जमाने की छत है और ये पुराने जमाने की गुफा है। तो बाबा झोंपड़ी वाले की गुफा तो आपने देखी है, अब गांव की कहानी भी देखिएगा। आप समाधि भी आपको बाबा की गुफा दिखाने के बाद अब आप ये देखिए कि बाबा झोंपड़ी वाले एक ऐसे संत परमात्मा जिन्हें हम कह सकते हैं, जिन्होंने जिंदा समाधि ली और अपने आप को प्रतिज्ञा और साधना में बांधते हुए परमात्मा को याद करते हुए एक आज दुनिया के लिए समर्पित भाव से हम कह सकते हैं। हाँ, हम लोग तो इस बात को बड़ा गर्व समझते हैं कि उन लोगों ने, गुरु लोगों ने हमारे को इस रास्ते पे दिया जिससे कि हमें कुछ जानने को मिल रहा है। उन्होंने तपस्या करी। आज का समय तो ऐसा है कि हम लोग इसका बराबरी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने जीवन में बिता दिया, अनेक सालों तक खड़े रह करके, बैठ करके कैसे भी तपस्या करी, कई कई दिन तक अन्न नहीं खाया, ऐसे कर करके सेवा कर करके हम लोगों को शक्ति प्रदान एक तरह से मिली है, हमें आशीर्वाद दिए हैं गांव को, बस्ती को, सबको। तो ये जो मैं चेतन समाधि यहाँ पे है, उनका अलग ही महत्व हमें जानने को मिलता है कि गांव बस्ती भी सुख शांति से रह रही है। आसपास के लोग भी जब भी उनकी कोई मन में इच्छाएं होती है, वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये कार्य हो। तो गुरु महाराज को सामने रख करके तो ये झोपड़ी है, बाबा की झोपड़ी आप देख रहे हैं, और ये बहुत पुरानी है बाबा की झोपड़ी। झोपड़ी दूसरे तरीके की छप्पर की, अब तो उसमें है ना सबको इनोग्रेशन वगैरह कर दिया है। 350 साल बहुत पुराना हो जाता है। समय बदला तो बाबा की झोपड़ी की थोड़ी डिजाइन भी बदल दी गई है ताकि लोगों के लिए आकर्षित केंद्र बन गया है, लोग यहाँ पर देखने आते हैं। धानावास के चमत्कारी मंदिर और चमत्कारी धाम से आपको मिलवाया। धानावास गांव के सरपंच जी के साथ गांव की वो हर एक बात आपको दिखा रहे हैं। अब गांव में फूलों की खेती होती है। देखिए, आप दूर दूर तक देखेंगे, कोरोना काल में कहीं ना कहीं जो मार है वो किसानों पर पड़ी है, तो यहाँ पर ज्यादा भीड़ और ज्यादा चीजें आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन इस फूलों की खेती में हम आए हैं और ये जानने के लिए कि यहाँ पर हमारे जो किसान भाई लोग काम कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि कोरोना काल का कितना असर उन पर पड़ा है। और ये फूल तोड़ते हुए देखिए नजर आ रहे हैं। सरपंच जी भी हमारे साथ हैं, लगातार अपने गांव की एक एक छोटी बड़ी बात दिखा रहे हैं। नमस्कार आंटी, कैसे हैं आप? कितना टाइम हो गया यहाँ पर, कितने घंटे काम करते हैं आप? सुबह 7 बजे से लग रहे हैं हम। खाना नहीं खाए? हाँ, आप खा कर लंच करो। कितने एकड़ में फूल थे? यहाँ पे 2 एकड़ में फूल लगाए हुए थे। लॉकडाउन के दौरान में इन 2 एकड़ फूलों के बिल्कुल खेती तैयार हो चुकी थी, मगर लॉकडाउन होने की वजह से वो हमने सारे बहाने पड़े, खेती को बहानी पड़े फूलों की। तो लाखों रुपए का नुकसान उसमें जो हुआ है फूलों का। लाखों रुपए का? कोई गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से मदद नहीं? कोई सब्सिडी नहीं, कोई मदद नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ भी नहीं। बस ये है कि खेत बहा दिए, लाखों का नुकसान हो गया और अपने घर में बैठ गए। सरकार की तरफ से हाँ जी, अब बताओ क्या कह रहे हैं? राशन भी ना मिलो, जो राशन मिल रहा हो गरीबन को वो भी ना मिलो जी हमें। हाँ, सरकार कोरोना में कह रही थी कि राशन पानी की सुविधा करवा रहे हैं। राशन गांव में बटा है और राशन इनको या शायद ध्यान नहीं होगा, एक बार राशन इनको पहुंचाया गया है, एक बार राशन इनको मिला है। और गांव में जो भी गरीब आदमी बाहर के रहते थे और भी, उनको भी राशन बांटा है। एक बार तो इनको भी राशन मिला। वो तो आपकी और गांव की तरफ से मदद हो गई है साहब। वो सरकार वाली मदद ये कह रहे हैं हमारे पास पहुंची नहीं। वो एक बार जो इनको राशन दिया गया था वो सरकार की तरफ से दिया गया था। अच्छा, ये फूलों की खेती कितने एकड़ में है? ये
1 एकड़ में ये है और 1.5 एकड़ में खेती है टोटल। अच्छा, 1.5 एकड़ में खेती हो रही है। एक बात बताइए, देखिए किसान बड़े परेशान नजर आ रहे हैं कि नुकसान बहुत हुआ है। और क्या क्या इसमें होता है इस गांव में, अगर हम बात करें धारावास में? इस गांव में फिलहाल तिल की खेती चल रही है, अभी दिखाएंगे, तिल भी झड़ते हुए दिखाएंगे। और बाजरा, ग्वार हम काट चुके, ग्वार पड़ा हुआ है, अभी निकाला नहीं है। इससे आगे खेती के लिए हमने सरसों की बुआई कर दी है और गेहूं की बुआई अभी करेंगे। और फूल जो है, इसके बाद में जो फूलों की खेती तैयार हो रही है वो नीचे की तरफ ने हमने और दूसरी तैयार कर रखी है, लगा रखी है, पौधे लगा रखी है। जैसे ये खत्म हो गए वो चालू हो जाएंगे। पानी की सुविधा है गांव में? की सुविधा पीने की और खेतों में पानी की सुविधा पूर्ण है, कोई कमी नहीं। और भी चीजें यहाँ पर जानते हैं। देखिए खेतों में पानी की सुविधाओं की बात करें या सड़कों की बात करें, वो हर एक बात आपको आज दिखाएंगे। धारावास गांव में हम भी देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में देखिए किसान लोग यहाँ पर काम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि फूलों की खेती जिस तरह खिलती है वैसे इस बार खिली नहीं है। जितने फूलों को खिलना चाहिए, जिस तरह फूलों की खुशबू पूरे गांव में होती है, वो इस बार किसानों के चेहरे पर मुस्कान से बता रही है कि इतने फूल खिले नहीं है, क्योंकि कोरोना का कहर का जो असर है वो इन पर पड़ा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार जब गांव शहर की बात कर रहे हैं, पानी की बात यहाँ पर जरूरी हो जाती है, क्योंकि हर गांव में कहीं ना कहीं पानी की समस्या पहले हो जाती है। वहाँ पानी के फुहारे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या पानी की कमी नहीं है? यहाँ इस जमीन में पानी की बिल्कुल कमी नहीं है, खेती के लिए भरपूर पानी है। पानी के लिए खेती नहीं है, मगर खेती से लॉकडाउन ने जो है हुआ अभी मार्च से और अभी सितंबर तक जो लॉकडाउन हुआ उसके अंदर खेती बिल्कुल चौपट हो गई। कहीं कहीं सड़कें नहीं बनी हुई है, क्यों नहीं बनी? सड़कें तो लगभग बन चुकी है जी। जहाँ नहीं बनी है वहाँ क्यों नहीं बनी? बनी है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट आपस में जमीनों का आमने सामने है, उनका डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए रोड नहीं बने। नहीं तो लगभग रोड हरियाणा में या हमारे गाँव में। स्कूल कहाँ तक के है? स्कूल यहाँ पे हमारे यहाँ 8 तक है, 8वीं क्लास तक स्कूल है। हाँ जी, उससे आगे बननी नहीं चाहिए, क्योंकि 2000 से ज्यादा आबादी है यहाँ। ये प्राइमरी स्कूल है, सामने ये दिखाई दे रहा है प्राइमरी स्कूल है यहाँ। प्राइमरी स्कूल है यहाँ, 5 क्लास तक क्लास से लगती है। इसके अलावा 3 क्लास से हमारे बड़े स्कूल में 8वीं तक लगती है। हाँ जी, तो प्राइमरी स्कूल यहाँ पर है और यहीं से बता रहे हैं गांव के लोग। लेकिन एक बात और बतानी पड़ेगी आपको, यहाँ जानना इसलिए जरूरी है कि किसान खेती बाड़ी तो करते हैं यहाँ पर, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार की तरफ से मदद नहीं पहुंची, क्योंकि जो हमारा धान, जो अनाज का भाव है वो हमें नहीं मिल पाता है। अनाज का भाव की बात यह है कि सबसे पहले प्रक्रिया होती है कि जब हम बोते हैं उस समय हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है फसल का। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में हमारे को बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये है कि 2-4 दिन फसल घर में डालनी पड़ती है। तो मतलब किसान रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं चाहते? लगभग किसान रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मगर कुछ कमियां उसमें रह जाती है कि वो रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाता। नहीं तो लगभग रजिस्ट्रेशन होता है। और जो दाम फसलों को हमारे को मिल रहे हैं वो भरपूर जो गवर्नमेंट दे रही है MSP के हिसाब से वो हमें मिल रहे हैं। चलिए, भरपूर गवर्नमेंट जो दे रही है उसके हिसाब से किसान के चेहरे पर वो खुशी तो नजर आती नहीं है, भले ही आप बता दो, लेकिन दूसरी यहाँ पर जो कमियां है उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अब फूलों की खेती से और इन चीजों के बाद हम आपको लेकर चलेंगे कि यहाँ पर कहते हैं कि तिल जो है वो झाड़ने का समय आ गया है। आधे से ज्यादा पक चुके हैं तिल, लेकिन जो नहीं पके हैं उनका इंतजार कर रहे हैं किसान भाई। तो आपको वो भी दिखाते हैं कि तिल की झड़ाई कैसे होती है। जरा गांव में आए हैं तो ये भी जानिएगा, और कपास की खेती भी आपको दिखाएंगे। धारावास गांव की अब आपको तिल की खेती से भी मिलवा देते हैं। अब आप भला देखिए, तिल की ये पूरी, जहां पर देखेंगे 1 या 2 एकड़ में खेती बोई हुई होती है, लेकिन अब तिल जो है पक चुके हैं। सूखने के लिए ऐसे देखिए पोटली बनाकर तो नहीं, इनकी गठली जो होती है अलग अलग जगहों पर रख दी जाती है। वो इनसे जानेंगे कि इसको कहते क्या है। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे तिल झाड़ कर इनका ये जो अंदर से छोटे छोटे बीज है, ये सफेद तिल्ली है जिनके आपने खूब लड्डू खाए होंगे। और अभी आगे देखिए सीजन आने वाला है और आप तिल के लड्डू, रेवड़िया जो कहते हैं कि बहुत सारी खाने वाले हैं। क्या उम्र है आपकी? 13 साल। अब स्कूल तो लगती नहीं है? नहीं। तो फिर खूब मदद करवा रहे हैं आप अपने परिवार की? हाँ। अच्छा, हाँ। ये जो गठली बनाई होती है इनको क्या कहते हैं?
ये झुग्गी, जुआ कहते हैं। झुआ, झुआ कहते हैं। और आप देखिए ये तिल है, ये तिल की खेती से तिलों को निकालते हुए हमारे किसान भाई, और इनके चेहरे पर मुस्कान आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि इस बार कोरोना काल में तिल भी कम हुए हैं और तिल की रेट भी कम हुई है और मेहनत 4 गुना ज्यादा थी। तो ये नतीजा ऐसा है कि अब इनसे तिल तो निकाल लिए जाते हैं लेकिन फिर भी इनको सूखने के लिए इनको रख दिया जाता है ताकि फिर और इनको दोबारा झाड़ा जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है। अच्छा, कितनी बार इन तिलों को झाड़ा जाता है? 3 बार, कम से कम 3 बार। 3 बार। तो 3-4 बार मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। एक बार में सारे तिल नहीं? नहीं, 3 बार ही झड़ेंगे। ये कच्चे रह रहे हैं ना, 3 दफा झड़ेंगे। ग्रीन ग्रीन कलर के हैं, अभी ये सूखेंगे और अभी इनमें से और झड़ेगा। तो जो ग्रीन कलर वाले हैं इनको फिर सूखने के लिए रख दिया जाएगा। और सरपंच जी भी हैं जो देख रहे हैं। सरपंच जी आप भी जरा बताइए, थोड़ा कैमरे के सामने इधर आ जाइए। ये बताइए कि किसान के चेहरे पर मुस्कान नहीं है और इसकी वजह कोरोना ही हो सकता है। कोरोना ही है जिसकी वजह तो। हाँ जी। देखिए अब इस बार अगर खेती की बात करें तो लोगों का कहना है कि उतना नहीं रंग आया है जितना खेती में रंग आना तो पूरा रंग आया लेकिन जी आगे सप्लाई नहीं हुई ना इनकी खेती में, तो पूरा रंग है। क्या पानी वानी आप पूरा दे रहे हैं? हाँ जी। तो फिर किसान भाइयों को दिक्कत है कि आगे सप्लाई नहीं हो पाता है, सही दाम नहीं मिल पाता है। हाँ जी। तो सरपंच जी का कहना है कि किसानों का कहना है कि रंग तो पूरा है लेकिन आप देखिए ये झुंपे जो बने हुए हैं ये तिल है। दूर दूर तक देखेंगे तिलों के झुंपे हैं। 1 या 2 बीघे में तिल की खेती की होती है, फिर 2 या 3 बीघे में फूलों की खेती करते हैं। उससे आगे चलेंगे तो 2 या 3 बीघे में आपको कपास की खेती मिल जाएगी। तो जितनी 10 बीघा 5 बीघा जितने किसान भाई के पास जमीन है उसमें अलग अलग खेती करते हैं और अलग अलग चीजों को बोया जाता है, फिर उसे मार्केट में बेचा जाता है। उस दाम को लेकर किसान के सवाल आज से नहीं है, कई सालों पुराने हैं। हर बार इस पर ही बहस होती है। देखते हैं सरकार कितना सुनती है। तो धानावास के फूलों की खेती, तिलों की खेती और चमत्कारी मंदिर के बाद अब हम कपास की खेती में पहुंचे हैं। कहते हैं कि ये वक्त किसानों का खेतों में गुजर जाता है, तो हम भी आज गांव शहर की कहानी में आपको खेत की कहानी दिखा रहे हैं और खेतों के बीच जाकर किसानों से बात कर रहे हैं। तो ये कपास की खेती है और यहाँ पर देखिए किसान लोग काम करते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे और आप देखेंगे लोग कपास को तोड़ते हुए भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जिसमें कहते हैं कि कपास का बीमा होता है। अगर खुदा ना खास्ता कभी खेती बर्बाद हो जाती है, कोई रोग या बीमारी आ जाती है कपास को, तो फिर मुआवजा देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और फिर क्या इस मुआवजे में किसान की भरपाई हो जाती है? हाँ, अगर हमने इसका बीमा फसल का किया हुआ है तो उसकी भरपाई पूरी सरकार देती है। पूरी भरपाई? लेकिन शर्त है कि आपको पहले बीमा करवाना पड़ेगा। पहले बीमा करवाना पड़ता है हमें, उसके बाद अगर हमारी फसल में कोई नुकसान होता है तो सरकार पूरा बीमा, जितना भी पैसा लगता है और जिसका उसका बचत होती है वो टोटल पैसा सरकार हमें देती है। अच्छा, बीमा कितना करवाना पड़ता है? बीमा ये कुछ ही रुपए हमें जमा करने पड़ते हैं, जैसे एकड़ के हिसाब से 40, 50, 100 रुपए ऐसे हिसाब से हमें जमा कराने पड़ते हैं। अच्छा, जब खेती बर्बाद नहीं हो और एकड़ के हिसाब से मान लीजिए 5-7 हजार 10 हजार वो जमा कर देती है, तो क्या वो पैसे वापस मिलते हैं? नहीं, वो पैसे नहीं मिलते। इसीलिए किसान भाई कभी कभी बीमा करवाना छोड़ देते हैं कि 1000, 2000 या 15,000 रुपए क्यों जमा करवाएं, क्या पता खेती को कुछ हो ही नहीं। फिर कुछ हो जाता है तो कहते हैं कि मुआवजा नहीं मिला। तो ये बातें वहीं से निकल कर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमने खेती का हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, बीमा करवा रखा है, तो पीछे भी सरकार ने हमारे को 12,000 रुपए किला, 14,000 रुपए किला प्रति एकड़ सरसों का और गेहूं का हमारे को दिया है सरकार ने। ऐसा किसी भी सरकार ने नहीं दिया। जो पहले जो सरकारें आई उन्होंने कभी नहीं दिया, मगर पहली बार अभी हमें पिछली जब हमारे को नुकसान हुआ तो 12,000 रुपए प्रति एकड़ गेहूं का मिला और 14,000 रुपए प्रति एकड़ हमारे को सरसों का मिला। आपसे जानना चाहूंगी, क्या सरपंच जी ने काम करवाया है आपके गांव में? जी बिल्कुल कराया है। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ है? जी काम तो अब क्या गिनवाए क्या ना गिनवाए, बहुत से काम होते हैं, लेकिन एक कार्यकाल में सारे काम तो नहीं हो सकते। और ये सारे जो है जितने भी कार्य हैं बजट पे होते हैं। पंचायत को कितना बजट मिला है, कितना नहीं। तो कहीं ना कहीं बात आकर बजट पर अटक जाती है कि सरकार अगर बजट नहीं देगी तो फिर काम कैसे देंगे।
अच्छा, अगर खेल कूद की बात करें, स्टेडियम की बात करें, एजुकेशन की, स्कूल की बात करें, सब कुछ सुविधा है। बिल्कुल से अभी इसी कार्यकाल में स्टेडियम बना है, स्कूल में कमरे वमरे बने हैं, और देखा जाए तो कम्युनिटी सेंटर बना है, वो उसकी तैयार हो रहा है, काफी काम हुए। अच्छा, कपास की खेती की हम बात करें तो यहाँ पर लोग काम करते हैं, क्योंकि अब इस वक्त आप देखेंगे 2-3 बजे हैं, इससे भी ज्यादा टाइम हो चुका है, 2:30-3 के पास हो गया, तो लोग इस टाइम लंच टाइम में चले जाते हैं, किसान भाई और जितने भी हमारे काम करने वाले वर्कर होते हैं। तो क्या कपास की खेती पूरी तरह पक चुकी है? देखिए, कपास की खेती इस समय ये अपने चरम पर है, और इस समय इनका जो है लास्ट तुड़ाई चल रही है, इसके बाद इसको निकाल देंगे और उसके बाद इसमें गेहूं की या सरसों की बुआई कर देंगे। ये अपने आप फूटते हैं, इनको तब पकेंगे तभी फूटेंगे। इसका ये फल है, इस फल में ये थोड़े दिनों के बाद अपना फूल जाएगा, और इसमें से सफेद जो भी निकलती है उसको हम उन रोए को निकाल लेंगे और उनको इकट्ठा कर लेंगे। कुछ कपास पक चुका है और कुछ कपास अभी नहीं पका है, लेकिन अपने चरम पर है, और इसीलिए किसान भी पूरी जिम्मेदारी के साथ मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है। धानावाद से आज पूरी तस्वीर मेरा गांव मेरा शहर की। लगभग मेरा गांव मेरा शहर, हम हर जगह जहां भी गए हैं, फिलहाल कोरोना काल में एक ही बात निकल कर आई कि ये कोरोना क्यों आया, और आया तो किसानों के ऊपर इतनी भारी मार क्यों पड़ी। देखिए, फूलों की खेती में हम खड़े हैं, और पूरे धानावास की अगर हम बात करें, इस गांव की अगर हम बात करें, तो इस गांव में आबादी से लेकर, गांव के वोटरों से लेकर, गांव के घरों से लेकर हर कोई जागरूक है, और वो इतने जागरूक है कि अपने वोटर की कीमत भी जानते हैं। सरपंच जी को वोट देने के बाद में काफी लोगों से बात की, तो कई चीजें ऐसी निकल कर आई जो फिलहाल अभी काम होना बाकी है, लेकिन लोगों का कहना है कि काफी हद तक काम हुआ है। अब सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार उनकी फसल का सही दाम उन्हें दे दे, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो दोगुनी हो जाएगी। उम्मीद तो आपसे यही करेंगे कि मेरा गांव मेरा शहर की कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस गांव में स्कूल की सुविधा भी है, सड़कें पक्की हैं, पानी मीठा है, खेती बाड़ी लोग करते हैं, लेकिन चेहरे पर एक कसक है, तो वो है कोरोना काल को लेकर। तो इसको लेकर भी दुआ और उम्मीद दोनों जल्द करते हैं कि खत्म हो, और जब भी अगले गांव और शहर में जाएं, गांव शहर की कहानी बनाए, तो लोग यही कहें कि इस कोरोना से हम निकल पाए हैं, उबर पाए हैं, और अब हम फिर से खेत खलियानों के बीच हमारे किसान मुस्कुराते हुए दिखाई दे। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर होंगे हम किसी एक गांव से, जिस गांव की कहानी होगी आपके सामने।